हेलो डियर टीचर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टीचरशिप। आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में CDP के हम लोग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें असर्शन और रीजन टिप के क्वेश्चन लिया गया है, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है और मजबूत हो जाए, क्योंकि आजकल असर्शन, रीजन और कोडिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं। तो हम 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन का करेंगे और 10 क्वेश्चन करेंगे कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिस और भी हो जाए और साथ ही साथ जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन दिया गया है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है। तो सामान्य से विशिष्ट दिया गया है, मतलब सही है, तो ये सही हो गया, असर्शन सही हो गया। देखिए, इसको पहचानने का तरीका होता है, हमको असर्शन और रीज़न को सबसे पहले इंडिविजुअली देखना है कि असर्शन सही है और रीज़न सही है। अगर दोनों सही हैं, फिर जाके हम लोग इसको कंपेयर करना सीखेंगे। तो जैसे ये वाला पहला सही हो गया। सेकंड देखते हैं, विकास पूरी तरह से अनुवांशिक विरासत का परिणाम है और वातावरण से प्रभावित नहीं होता। तो पूरी तरीके से अनुवांशिक विरासत पे ये नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो इसको जस्टिफाई तो करेगा नहीं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, केवल अभिकथन सही है, तो ए सही है वाले हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, अभिकथन शिक्षकों को बच्चों को समस्या समाधान करते समय खुद से जोर से बात करने, व्यक्तिगत वॉक के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो व्यक्तिगत वॉक के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सही हो गया हम लोग का। अब आर देखते हैं, रीजन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्रिया को निर्देशित करती है और आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन में मदद करती है। तो ये भी अपने आप में सही है, लेव वाइगोत्स्की का कहना ऐसा था। और ये अब सोचने वाली बात ये है कि इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है, मूल्यांकन केवल कागज पेंसिल परीक्षण तक सीमित होना चाहिए। तो ये यहीं से पता चलेगा कि हम लोग का गलत स्टेटमेंट है, केवल कागज तक नहीं होना चाहिए, कागज पेंसिल तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, कारण दिया है, मूल्यांकन केवल उपलब्धि को मापने के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी है। ये तो गलत हो गया और आर तो सही है हम लोग का। अब आर सही है, ये तो सही हो गया, लेकिन इसको जस्टिफाई करेगा क्या, नहीं करेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, एक शिक्षक को छात्रों को IQ स्कोर के आधार पर मंद बुद्धि या तेज छात्र के रूप में लेबल करना चाहिए। तो ये अभिकथन अपने आप में गलत है, क्योंकि हमको कभी भी बच्चों को लेबलिंग नहीं करना चाहिए। तो हम लोग का अभिकथन यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा दिया है, लेबलिंग एक निश्चित मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट बनाती है और बच्चे के आत्मसम्मान और प्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तो ये अपने आप में सही है, क्योंकि आर सही है, क्योंकि लेबलिंग करेंगे तो वहाँ से हम बच्चों में नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो ये आर सही है लेकिन ए गलत है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र होता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र होता है, ऐसा बोला गया है। पांचवा, इसी में रीज़न दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। सीखना, तो ये सही स्टेटमेंट है, आज सही हम लोग का। और ये स्वतंत्र वाला चीज़ गलत हो गया। यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो गया, फिफ्थ का ए गलत है लेकिन आज सही है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा के लिए सीखने और भागीदारी में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आवश्यक तो है ही समावेशी शिक्षा में। रीज़न दिया हुआ है, समावेशन का अर्थ है सिस्टम को बच्चों के अनुकूल बनाना, बच्चों के अनुकूल बनाना सिस्टम, ना कि बच्चों को सिस्टम के अनुकूल बनाना। ये भी सही है और इसका करेक्ट जस्टिफिकेशन भी है, दोनों सही हो गया और इसका जस्टिफिकेशन भी कर रहा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करें, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिकथन दिया है, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर रोल सीखा हुआ व्यवहार है। जेंडर जन्म के समय निर्धारण एक जैविक संरचना है। अब दोनों जो है एक दूसरे से एकदम अपोजिट बोला जा रहा है, तो इसमें से एक सही होगा। एक होता है जेंडर होता है और दूसरा होता है लिंग, और दोनों क्या होते हैं, अपने आप में अलग होते हैं। जेंडर जो है हम लोग के समाज के द्वारा बनाया गया चीज़ है, और लिंग क्या होता है हम लोग का, ये जन्मजात होता है कि ये लड़का है कि लड़की है, इस हिसाब से जननांगों के हिसाब से बांटा जाता है।
कि ये बच्चा जो है लड़का है कि लड़की है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। जेंडर जो है सीखा हुआ व्यवहार है, और लिंग लिंग होता है वो क्या होता है जन्मजात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे संरक्षण के कार्यों को कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं बच्चे। उनमें मानसिक क्रियाओं का उलटने रिवर्सिबिलिटी की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है मूर्त चीज़ों का लेते हुए बिल्कुल ही कंजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। बी देखते हैं, इसी में अगला स्टेटमेंट देखते हैं। उनमें मानसिक क्रियाओं का उलटने रिवर्सिबिलिटी की क्षमता विकसित हो जाती है, तो ये भी सही है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करते हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, प्राथमिक विद्यालयों में रटंत स्मृति रोट मेमोराइजेशन प्राथमिक शैक्षणिक रणनीति होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में जो रटने वाला चीज़ें हैं वो शैक्षणिक रणनीति होना चाहिए बोला, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कारण दिया है, अर्थपूर्ण शिक्षा तब होती है जब बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये अपने आप में सही है, आर सही है लेकिन ए गलत है। तो क्या हो जाएगा आंसर ए गलत है, आर सही है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है, संवेग इमोशंस और संज्ञान पूरी तरह से अलग इकाइयाँ हैं। इसमें बोला गया है संवेग और संज्ञान जो है दोनों जो है अलग अलग इकाइयाँ हैं, तो ये हम लोग का गलत ऑप्शन हो गया, गलत हो गया। अगला देखते हैं, उच्च स्तर की चिंता छात्र की समस्याओं को हल करने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए अगला देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है कोड बेस्ड है, आजकल कोड वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं सी-टेट में भी, तो ये यहाँ से हम लोग को कुछ और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी एक रचनावादी कक्षा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की विशेषताएं हैं। कौन सा जो हम लोग का विशेषताएं हैं रचनावादी कक्षा का है, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट मेथड का यूज़ करते हैं कि जो भी हमको गलत लग रहा है उसको हम लोग हटाते जाएंगे, और जो सही लग रहा है, एक एलिमिनेट हो गया, दूसरा हो गया जो हम चीज़ें समझ पा रहे हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जो वाकई में हम जिसको जानते हैं कि ये सही है उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि ऑप्शन में होगा। तो सबसे पहले एलिमिनेट वाला देखते हैं, जो चीज़ गलत लगे उसको जो भी ऑप्शन में दिया गया उसको हटा देंगे। तो पहला दिया गया है शिक्षक एकमात्र अधिकार है, तो ये गलत है। अब जहाँ जहाँ पे फर्स्ट लिखा रहेगा वो गलत हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पे भी फर्स्ट है, ऑप्शन थर्ड को भी देखें तो यहाँ पे भी फर्स्ट दिया हुआ है, तो दोनों को हटा देंगे। अब बचा अपने पास, अब यहाँ से सेकंड थर्ड यहाँ पे भी दिया है, सेकंड थर्ड यहाँ पे दिया है, और फोर्थ दिया हुआ है, तो हमको केवल एक ही ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। बाकी को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे फोर्थ को देख लेते हैं हम लोग, बाकी को भी देख लेते हैं कि एक बार। छात्र समूह में काम करते हैं, तो ये भी सही है। मूल्यांकन निरंतर और एकीकृत है, तो ये भी सही है। पाठ्य पुस्तकों को पुनः प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता है, तो पुनः प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया जाता, तो ये गलत हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया, सेकंड और थर्ड सही है, तो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन किसमें है, बी में है, तो बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है एलिमिनेट करने का, तो ये हम लोग का इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि किनमें पाई जाती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो हम लोग का बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि किनमें पाई जाती है। तो ऐसे खिलाड़ी जो ऐसे बच्चे जिनमें जो है खेलने के लिए मतलब उनका बॉडी जो है कुछ ज़्यादा एक्टिव होता है, उनमें ये सब क्वालिटी पाई जाती है, बुद्धि पाई जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगे। तो एथलेटिक तो हो ही जाएगा, और देखते हैं सेकंड सर्जन, तो सर्जन में भी पाया जाएगा क्योंकि उनके बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए। कवि नहीं होंगे, डांसर होंगे। तो क्या हो गया हम लोग का आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में दिया गया है, तो ए ऑप्शन में दिया गया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ADHD ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रभावित रणनीतियों में शामिल है। जो ADHD डिसऑर्डर से बच्चे जो ग्रसित होते हैं उनको पढ़ाने के लिए रणनीति के बारे में पूछा गया है। तो पहला रणनीति दिया गया है, कार्यों को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। जो भी हम लोग के जो कार्य होते हैं उसको क्या करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, तो ये सही हो गया, फर्स्ट सही हो गया।
लचीले लचीली बैठने की व्यवस्था प्रदान करना, तो लचीली तरीके से बैठने की व्यवस्था प्रदान करना, तो ये भी हो सकता है। लंबे दोहराव वाले व्याख्यान देना, तो लंबे और दोहराव वाले व्याख्यान नहीं देना, तो थर्ड गलत हो गया। अब थर्ड जिसमें जिसमें है वो ऑप्शन हम लोग को निकाल देते हैं, जैसे बी में है इसको निकाल देते हैं, डी को भी निकाल देते हैं। वातावरण में विकर्षणों को कम करना, तो विकर्षण जो भी होंगे, डिस्ट्रैक्शन होंगे, जहाँ से बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट होते होंगे, ऐसे चीज़ को हटा देना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में है, तो ए ऑप्शन है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं, तो फाइन मोटर स्किल के उदाहरण पूछा गया है, जिसमें बच्चे जो है बारीकी से चीज़ें कर सकते हैं। दो प्रकार के कौशल होते हैं, आप सभी जानते हैं, एक होता है सूक्ष्म होता है और दूसरा होता है सूक्ष्म या स्थूल, सूक्ष्म बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, स्थूल। तो दो प्रकार के हमारे कार्य होते हैं, कौशल होते हैं। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। दौड़ना, तो दौड़ना नहीं आएगा। बुनाई करना, अब देखो दौड़ना नहीं आएगा तो कौन कौन से ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है, ए, तो ये ख़त्म हो जाएगा, सी भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग का बच क्या गया, केवल सेकंड दिया गया है। तो दो ऑप्शन तो यहीं पे ख़त्म हो गए, हम लोग को दो ऑप्शन बच गए 50-50। तो बुनाई करना ये आ जाएगा, तो बुनाई करना थर्ड में सेकंड में दिया है। लाइनों के भीतर रंग भरना, तो लाइन के भीतर जो रंग भरना, ये भी इसकी क्वालिटी हो जाएगा। और अगला है फुदकना, फुदकना नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, बुनाई और लाइनों के भीतर रंग भरना, तो सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड किस में दिया गया है, तो बी, तो हम लोग किसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एनईपी से दिया गया है, क्वेश्चन को देखते हैं। एनईपी 2020 के संदर्भ में समग्र प्रगति कार्ड में शामिल है। समग्र प्रगति कार्ड में क्या क्या चीज़ें शामिल है पूछा गया है, तो देखते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष तो बिल्कुल होना चाहिए, भावात्मक पक्ष ये भी होना चाहिए, मनोगत्यात्मक पक्ष ये भी होना चाहिए, केवल शैक्षणिक ग्रेड, तो केवल शैक्षणिक ग्रेड नहीं होना चाहिए, तो ये हट जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में दिया है, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, सेकेंडरी एजेंट कौन कौन है पूछा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो जो सेकेंडरी चीज़ें क्या क्या पूछा गया उसको बताना है हमको। तो सबसे पहला क्या है, विद्यालय, तो विद्यालय तो होगा ही। सेकेंड है निकटतम परिवार, तो निकटतम परिवार भी हो जाएगा, नहीं निकटतम परिवार तो प्राइमरी में आ जाएगा, तो ये हम लोग का नहीं होगा। थर्ड दिया है मीडिया, तो मीडिया है, और फोर्थ दिया है धार्मिक संस्थान, ये भी है, तो हम लोग का सेकेंड वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी हो जाएगा, हमको सेकेंडरी पूछा गया, तो प्राइमरी में परिवार आ जाते हैं। तो हम लोग का किस में, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ किस में गया, बी में दिया गया, तो बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। हम लोग के बच्चों में जो समालोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए, ये पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है, भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी में ये फैक्चुअल टिप के क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, एक अपसारी चिंतन होता है, एक अभिसारी होता है, जिसे बच्चों को सोचने के लिए ज़्यादा मजबूर किया जाए। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं और कभी भी इस टिप के क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आते। तो भारत की राजधानी क्या है, तो ये हम लोग का सबसे पहला जो है गलत हो जाएगा। हम जल संकट को किन तरीकों से हल कर सकते हैं, इसमें बच्चों को सोचने का मौका मिलेगा, तो सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड दे इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष क्या है, पक्ष विपक्ष के बारे में पूछेंगे, तो भी बच्चों का क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा। कविता सुनाओ, तो कविता सुनाओ नहीं होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड किस में दिया गया, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, इसकी विशेषता बताना है। समझने के लिए के आनंद के लिए सीखना, समझने के आनंद के लिए सीखना, तो आनंद के लिए सीखना ये हो जाएगा। दूसरा सजा के बचने के लिए अध्ययन करना, सजा से बचने के लिए नहीं होगा, ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। जिज्ञासा के लिए कोई गतिविधि करना, जिज्ञासा के लिए कोई गतिविधि करना, ये भी होता है। पुरस्कार जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा, ये भी बाहरी हो जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमको समझना जरूरी है। तो फर्स्ट और थर्ड किस में दिया गया है, ए में, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इसे पूछा गया कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज का पूछा गया है। तो पहला दिया है केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण होता है। सेकंड दिया गया है इरिवर्सिबिलिटी, ये भी होता है, अपरिवर्तनीय।
थर्ड दिया है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क दिया, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये नहीं होता, ये सबसे लास्ट वाली स्टेज में होता है हम लोग का। और लास्ट दिया है अहम केंद्रवाद ईगोसेंट्रिक, ये भी होता है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ हम लोग का आंसर जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकलांगता के सामाजिक मॉडल सोशल मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कौन से बाधाएं हैं? जो विकलांगता के सामाजिक मॉडल में कौन कौन से बाधाएं के बारे में बोला गया है, तो इसको हमको बताना है। दुर्गम भवन अवसंरचना, इनएसेसेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी भवन की संरचना है वो इनएसेसेबल है, तो ये भी बाधा के रूप में आएगा, तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड दिया गया है बच्चे की अक्षमता, बच्चे की अक्षमता बिल्कुल नहीं है, बच्चे जो हैं अपने आप में अद्वितीय हैं, जो भी बच्चे हैं उनको स्वीकार करना होगा हमको। थर्ड दिया है नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, निगेटिव सोशल एटीट्यूड है, वो भी बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। कठोर पाठ्यक्रम, ये भी है बाधा उत्पन्न करने के लिए, तो हम लोग आंसर कर जाएगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो हम लोग आंसर कर जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन लिए हैं इन सभी टॉपिक से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? जो भी बच्चे जो हैं वास्तविक विकास में हैं और उनका जो संभावित जो भी हो सकता है, उन दोनों के बीच के गैप को क्या बोला जाता है? तो हम लोग का आंसर क्या, हम सभी को पता होगा, जेडपीडी बोला जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस चरण में बच्चे मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं लेकिन अमूर्त अवधारणाओं के साथ संघर्ष करते हैं? सोचना शुरू करते हैं बोला गया है, तो हम लोग सभी जानते हैं पियाजे ये जो है जिन पियाजे जी के द्वारा दिया गया जो भी 4 स्टेज है उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे जो सोचना शुरू कर देते हैं लेकिन अभी भी अमूर्त अवधारणाओं के साथ संघर्ष करते हैं, ये जाकर के अमूर्त अवधारणा जो है हम लोग का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाकर डेवलप होता है। तो शुरू जब भी पूछा जाएगा कि शुरू कब करते हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। तो 22वां का आंसर हम लोग का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन। विकास का शीर्षगामी सीफेलोकॉर्डल सिद्धांत बताता है कि विकास आगे बढ़ता है केंद्र से हाथ पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, तो सभी को पता है सिर से पैर की ओर जाता है, नाम से पता चला शीर्षगामी, सिर से कंपेयर कर सकते हैं। 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एक होता है सीफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है? मध्य भाग से बाहर की ओर के डेवलपमेंट को दिखाया जाता है, और हम लोग का जो सीफेलोकॉर्डल है उसमें सिर के भाग से लेकर पैर के भाग की ओर की हम लोग का डेवलपमेंट को दिखाया जाता है। तो ये हम लोग का 23rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का किसने प्रस्तावित किया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? हम सभी को पता है बी, हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है जो मुख्य रूप से जुड़ी है, किससे जुड़ी हुई है? डिसलेक्सिया हमको पता है कि पाठ पढ़ने और संसाधित करने से रिलेटेड होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है और उनको संसाधित करने में दिक्कत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो हमको सभी को पता है कि विकास के सिद्धांत में विकास में अंतर होता है, ये भी सही है। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। विकास पूरी तरह से वंशानुगत नहीं होता है, वातावरण से भी प्रभावित होता है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। विकास व्यक्तिगत भिन्नताएं, देखिए भिन्नताएं होती है, तो ये भी हम लोग का देखा जाता है व्यक्तिगत भिन्नता, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाढ़ स्कैफोल्डिंग शब्द मुख्य रूप से किस सिद्धांतकार से जुड़ा था? तो हम लोग का जो स्कैफोल्डिंग वर्ड है किससे जुड़ा हुआ है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? लेव वाइगोत्स्की और ब्रूनर दोनों ने बोला है बारी बारी करके, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? अगर लेव वाइगोत्स्की दिया ऑप्शन में तो ये हम लोग का आंसर होगा, और ब्रूनर दिया है तो ब्रूनर होगा, और दोनों शायद ही देगा, लेकिन हमको बस इतना जान लेना है कि दोनों जो है स्कैफोल्डिंग वर्ड का यूज़ किए। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। कोहलबर्ग के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो हम सभी को पता है कि ये जो है पारंपरिक जो अवस्था होता है उसके अंतर्गत आता है, जहाँ पे बच्चे जो हैं समाज में एक गुड गर्ल और गुड बॉय के इमेज से जाना जाए, इस पर्पज़ से अपना इमेज बनाना चाहते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। एनईपी 2020 के अनुसार नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है, तो हम सभी को पता है। तो 5+3+3 का होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, यह जानना कि चीज़ें छिपे होने पर भी मौजूद रहती है, पियाजे के किस चरण से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, बच्चे के सामने अगर खिलौना रखा जाए और उनको हम लोग हटा दें, कुछ समय के लिए हटा दें, तो भी बच्चे जो है खिलौना खोजने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। सबसे पहले इसी, अगर पूछा जाए कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में नहीं होती, पूछा जाएगा तो भी हम लोग का क्या आ जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि कब जानना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी आंसर भी इसी में आ जाए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में बच्चों के सामने आप, बच्चा जो है 4 महीने का बच्चा है, आप उनके सामने खिलौना रखेंगे और उसको हटा देंगे, तो बच्चे जो है कुछ समय के लिए उस चीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन जब बच्चे बढ़ते जाते हैं तो उनके सामने खिलौना रखो, 1.5 साल का बच्चा है कि 2 साल होने वाला है, खिलौना रखो, उसको हटा दो, तो भी वो खोजने लग जाते हैं। तो वस्तु स्थायित्व को समझ जाते हैं बच्चे। तो ये हमारे कुछ 30 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे भी वीडियोस देखते रहिए। अभी हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।